एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक इतने खूबसूरत प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं। अगर आप वो एक बार अपने गार्डन में लगा दें तो बहुत लंबे समय तक वो आपके गार्डन में बने रहते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस है और अगर आप उसकी खूबसूरती देखेंगे तो आपको अभी मन करेगा कि आप उस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर लें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं कि वो प्लांट कौन सा है। यहाँ पे जो आप प्लांट देख रहे हैं वो इसे फायर क्रैकर के नाम से जाना जाता है और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, जैसे कि रसेलिया, कोरल बुश, कोरल फाउंटेन, फाउंटेन ग्रास, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। बहुत सुंदर प्लांट है। आप अगर इसे देखेंगे ध्यान से तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आर्टिफिशियल प्लांट हो, जिसमें इतने सुंदर इसके फ्लावर देखें किस तरह से हैंग होते हैं। शायद इसीलिए इसे फाउंटेन बुश भी कहा जाता है। आप अगर इसको ध्यान देंगे तो आप देखें किस तरह से ये फाउंटेन की तरह नीचे की तरफ गिरते हैं। और ये इसकी एज तकरीबन 4 साल हो गई है। 4 साल पहले मैंने बहुत छोटा सा प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी। उसके बाद उसे ट्रांसप्लांट करते करते मैंने इस ग्रो बैग में, तकरीबन ये 15 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें आधी मिट्टी है। आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें 15 इंच का ग्रो बैग है और इसमें मिट्टी देखें आधी मिट्टी है, यहीं तक मिट्टी है, लेकिन उसमें ये इतने बढ़िया से सरवाइव कर रहा है। इतनी अच्छी इसकी, आप इसकी विड्थ देखें, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा कोना है, एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे फुल सनलाइट आती है 5-6 घंटे की और आप इस प्लांट को लगा देते हैं तो ये एक ही प्लांट आपके बालकनी में काफ़ी है पूरे एरिया को कवर करने के लिए। और बहुत तरह से आप इसे लगा सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। पहले मैं इसका कैरेक्टर बता दूं कि ये किस टाइप का प्लांट है और किस तरह के क्लाइमेट में थ्राइव करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बारिश तो है ही। तो इन तीनों कंडीशन में हमें इस प्लांट की किस तरह से केयर करनी है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि 4 साल से ये प्लांट मेरे पास है तो इसने सारा कुछ सरवाइव किया है, सारे मौसम झेले हैं। थोड़ी सी अगर हम हर मौसम में इसकी केयर थोड़ी सी चेंज कर दें तो हम इस प्लांट को हमेशा के लिए अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। बेसिकली जो ये फाउंटेन ग्रास है, इसको ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। इसे गर्मी में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है और ड्राई वेदर बहुत पसंद है। इसलिए जनरली देखेंगे कि जहाँ भी ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ ये बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। और मैंने तो कितनी बार, चूँकि शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि कैसे केयर करनी है, तो कितनी बार ये मरते मरते ये प्लांट बचा है। कभी कभी तो ऐसा हो गया था कि इसकी जड़ गलने लगी थी और मैंने इसकी कटिंग करके इसे लगाया और बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, जिसकी वजह से ये प्लांट बच गया। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है, इसी बेसिस पे आज मैं आप लोगों को इसकी केयर टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर ये प्लांट इतना छोटा था कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये इस कदर भी बड़ा हो सकता है। इसकी हाइट भी करीब 6 फीट के करीब हो जाती है और इसका विड्थ भी 5 से 6 फीट के करीब हो जाता है। अगर आप इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि घास की तरह ही फैलते चले जाते हैं। अगर आपने लॉन बना रखा है तो आप इसे हेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बहुत सारा प्रोपोगेट किया हुआ है, इससे हैंगिंग बास्केट तैयार की हुई है। तो अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कोकोपीट की मात्रा अच्छे से रखें, क्योंकि पानी उसमें होल्ड, छोटे से एरिया में अगर लगाते हैं तो पानी होल्ड करके रखता है, जिससे कि इसमें ये आराम से चलते रहते हैं। सबसे पहले मैं इसके पॉट साइज़ की बात करना चाहूँगी।
तो जब हम शुरू में छोटा प्लांट लाते हैं तो बेहतर होगा कि हम उसे छोटे पॉट में ही रखें। धीरे धीरे जैसे मैंने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हर साल इसको एक बड़े साइज़ के पॉट में डालना शुरू किया और फाइनली मैंने इसे 15 इंच के ग्रो बैग में डाल के छोड़ दिया है। अभी ये 2-3 साल इसी ग्रो बैग में चल जाएंगे। तो आप हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि हैंगिंग बास्केट में इसका साइज इतना इस कदर ये नहीं फैलेगा, लेकिन ये लटकते हुए इस तरह से बहुत सुंदर लगते हैं। और चूँकि फ्रिक्वेंट फ्लावरिंग करते रहते हैं, इसलिए अगर आप इसे एक बार हैंग कर देते हैं किसी जगह 10-15 प्लांट एक साथ, तो आप देखेंगे कि लगातार आपके बालकनी में या छत पे ये फूलों से भरे रहेंगे। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए। और ऐसे तो आप इसे किसी भी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके सॉइल। तो सॉइल के मामले में भी बहुत अच्छा प्लांट है। आपके पास जो भी आपके लोकल एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट डाल के, कोकोपीट डालने का ये मतलब है कि हम जो भी मिट्टी बनाते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, या सूखी पत्तियों को क्रश करके मिला दें अंदाजे से, और उसके बाद आप इस प्लांट को लगाएं। चाहे वो चिकनी मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो, रेतीली हो, दोमट हो, आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए मिट्टी के मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें लगाएं। अगर आप लोगों के बालकनी में 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो आप इस प्लांट को बेफिक्र होकर के लगा सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटे की लाइट सफिशिएंट है। अगर आप पार्शियल शेड में डाल देते हैं ये, तो इसी तरह एवरग्रीन रहेंगे, लेकिन फूलों का कलर इतना चटक, इतना सुंदर और इस तरह से फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग होगी ज़रूर, लेकिन आप इस तरह से जो फ्लावरिंग देख रहे हैं, अभी ये कम है, अभी जस्ट स्टार्टिंग है इसकी फ्लावरिंग होने के। अभी 15 दिनों में ये पूरा रेड कलर से भर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट कितना खूबसूरत है। तो अगर सनलाइट है तो ज़रूर लगाएं इसे। वाटरिंग की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने पहले ही आपको बोला कि ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। तो बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी में पानी बना रहा तो नीचे से इसके रूट गलने लगते हैं। आप जैसे कि इसका टेक्सचर देखें, कुछ चीज़ें अपने आप भी सोच समझ जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें पत्तियां नहीं हैं, जिस भी प्लांट में लीफ नहीं होते और इस तरह से पॉइंटेड स्टेम निकले हुए होते हैं, उस तरह के प्लांट में पानी की बहुत कम नीड होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मॉइस्चर का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। लीफ ही नहीं है, मॉइस्चर बहुत कम चाहिए होता है इनको। तो आप पानी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पानी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप लगातार इस प्लांट को, लगातार इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहती है, तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। बहुत बार मैंने देखा कि मैं सारे रूल फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं लगातार इसमें पानी देती थी, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती थी। लेकिन कुछ कारण से जैसे ही मैंने इसमें पानी कम कर दिया, मैंने देखा कि ये फ्लावर से भर गए हैं। तो ये एक, जैसे हम बोगनविला के साथ करते हैं, सेम कुछ वही केयर इसके साथ भी करनी है हमें। तो पानी कम देंगे, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। कम देने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी को बिल्कुल ही सुखा देना है। आप एक बार डीप वाटरिंग करें, उसके बाद जब तक ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक आपको वाटरिंग नहीं करना है। जहाँ तक बात करें इसमें पेस्ट लगने की, तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 4 सालों में मैंने कभी भी इसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं देखा। इवन मैंने किसी तरह के इसमें स्प्रे नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। आप चाहे जैसे भी इसे रख लें, इसमें पेस्ट का अटैक नहीं होता है। बहुत बढ़िया प्लांट है। और अब हम इसमें फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र के मामले में भी अगर आपने इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया तो भी ये फ्लावर बनाने बंद कर देता है। तो वो कहते हैं ना कि लो केयर मेंटेनेंस जो होता है वही इस प्लांट के साथ है। आपको बस एक बार फरवरी में, जिस समय स्प्रिंग होता है, काउडंग मैन्योर इसमें डाल देना है। उसके बाद आप इस प्लांट को भूल जाएं। बहुत ज़्यादा केयर अगर आपने इससे किया तो फिर आपको ये सुंदर से फ्लावर नहीं मिलेंगे। जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके लिए बता दूं कि ठंड में इसको जैसे ही
10 डिग्री से कम होने लगे टेम्परेचर, आप इसे उठा के किसी ग्रीन नेट के नीचे रख दें या किसी भी शेडी प्लेस पे डाल दें, अंदर रख लें। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें जैसे फॉग होती रहती है लगातार, तो इसकी सारी ब्रांचेस इस तरह से ब्लैक होने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये 2 ही दिन में ब्लैक हो जाती हैं। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। इस तरह से जब ब्लैक इसकी टहनियाँ बहुत सारी एक साथ होने लगे तो आप समझ लें कि इसमें ठंड का असर हो रहा है। उस समय आपको प्रिकॉशन लेना है और इसको किसी शेडी प्लेस में डाल देना है जहाँ इस पर फॉग ना पड़ सके, ओस ना गिर सके। तो ये कुछ केयर टिप्स हैं। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीड, कैसे इसके सीड प्रोड्यूस होते हैं। ये देखें, इन सीड्स को आपको हटाते रहना है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है इससे प्लांट बनाने का, प्लांट नहीं बनते हैं। और ये सीड अगर आपके प्लांट में लगे रहेंगे तो फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम आपको इसको रिमूव करते रहना है। और मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, उसमें मैंने इसके प्रोपगेशन के 3 तरीके बताए हुए हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। वो तीनों तरीके आप ज़रूर देखेंगे। इस तरह से मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकी है। आप इस तरह के भी छोटे जो प्लास्टिक के पॉट आते हैं, इसको हैंग कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर दिखते हैं और इनमें इसको डेप्थ भी मिल जाती है। जब हम बास्केट में लगाते हैं तो उसमें डेप्थ नहीं होती है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस तरह से हम हैंग करें। इस तरह से गमले को, प्लास्टिक के गमले को अगर हैंग करें तो ये ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। और देखें, इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, अब फिर से स्टार्ट हो रही है। 15-20 दिन का गैप होता है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि कितने सारे पॉट्स में मैंने इसे लगा रखा है। और ये देखें, इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से लटकते हुए ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप लोग भी बस इसी तरह इस प्लांट को लगाएं और इसकी खूबसूरती का आनंद लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।